प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमारी एक और नई वर्कशीट आ गई है, वर्कशीट नंबर 27। और वर्कशीट नंबर 27 की तारीख है 5 सितंबर 2020। ये वर्कशीट कंटिन्यूशन में है वर्कशीट नंबर 25-26 के। वर्कशीट नंबर 27 हम इन तीनों वर्कशीट में विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ रहे हैं। और विनिर्माण उद्योग हमारे भूगोल से जुड़ा हुआ है। 10वीं में जो हमने ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इस चैप्टर में ये इस 3 वर्कशीट की सीरीज़ का लास्ट चैप्टर है, लास्ट वर्कशीट है। इस चैप्टर से हमने इसमें विनिर्माण उद्योग और पर्यावरण के संबंध को पढ़ना है, यानी एनवायरनमेंट और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के इंटर रिलेशन को पढ़ना है। अब पर्यावरण क्या होता है, विनिर्माण उद्योग क्या होता है, ये दोनों चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हैं। विनिर्माण उद्योग हम पहले दोनों वीडियोस में उसकी परिभाषा बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और उस पर कुछ प्रश्न भी हल कर चुके हैं। अब पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण प्रदूषण हम सभी लोगों ने सुना है, पता है ना। पर्यावरण क्या होता है, हमारे आसपास मौजूद हवा, मिट्टी, पानी, भूमि, पेड़ पौधे, तितलियाँ, पशु पक्षी, सूरज, चाँद, इनसे मिलने वाला प्रकाश, ये सभी हमारे पर्यावरण के पार्ट हैं। सूरज चाँद से मिलने वाला प्रकाश हमारे पर्यावरण का पार्ट है। सूरज चाँद तो बहुत दूर हैं। हाँ, तो उद्योग जो भी चीज़ें बनाते हैं वो अपना कच्चा माल पर्यावरण से या प्राथमिक क्षेत्र से ही लेते हैं, यानी उद्योगों का बेस पर्यावरण है कहीं ना कहीं। अब उद्योग जब कोई भी माल बनाते हैं तो उससे माल तो बनता ही बनता है, बट कुछ रेजिड्यू निकलता है, कुछ कचरा निकलता है, कुछ प्रदूषण ज़रूर निकलता है। तुमने देखा होगा कभी मौसमी का जो रस निकालते हैं, तो मौसमी के रस निकालने वाला ऊपर से मौसमी को डालता है और मशीन को घुमाता है। एक तरफ से रस निकल आता है और दूसरी तरफ से उसका गूदा निकल आता है, जिसको हम कचरा समझ के फेंक देते हैं। कचरा ही होता है वो। ऐसे ही उद्योग जब कोई कार्य करते हैं, कोई भी मशीन चलती है, तो हम जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस मशीन को चला रहे हैं वो प्रोडक्ट तो बन जाता है, लेकिन वो मशीन पर्यावरण पर एक नेगेटिव असर भी छोड़ती है। अब वो नेगेटिव असर क्या है, वो नेगेटिव असर अक्सर प्रदूषण के रूप में होता है। अब देखो, हमें यहाँ पर दिया भी गया है कि उद्योगों की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इनके द्वारा बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता है। यानी उद्योग जो प्रदूषण करते हैं हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उद्योग प्रदूषण करते हैं, सबको समझ में आ रही है ना ये बात। कोई एक फैक्ट्री लगी हुई है, अब फैक्ट्री प्रोडक्ट तो बनाएगी जो हम चाहते हैं, लेकिन वो प्रदूषण भी फैलाएगी। और हम सबको पता है कि जब से कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से उद्योग बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, पर्यावरण कितना साफ़ हो गया। यमुना नदी का पानी इतना साफ़ हो गया कि नीचे की धरती नज़र आने लगी। पंजाब में हिमालय के पहाड़ नज़र आने लगे, सड़कों पर मोर नाचने लगे। पहले क्यों नहीं हो रहा था ये सब, यानी उद्योगों ने इतना ज़्यादा प्रदूषण फैलाया हुआ था कि पर्यावरण बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया था। अब लॉकडाउन हुआ, 3-4 महीने इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्री सब बंद रही, पर्यावरण ने अपने आप को दोबारा रिवाइव कर लिया। अब पर्यावरण जब भी कोई प्रदूषण फैलाता है तो मेनली वो प्रदूषण 4 प्रकार का होता है जो हमें यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहला है वायु प्रदूषण। पर्यावरण कोई प्रदूषण फैलाएगा तो फर्स्ट उसका टाइप आता है वायु प्रदूषण, यानी हवा को सारे उद्योग प्रदूषित करते हैं। हवा को कैसे प्रदूषित करते हैं, हवा में गंदी या हानिकारक गैसों को छोड़कर।
जब भी कोई फैक्ट्री लगती है तो फैक्ट्री में कोई भट्टी जल रही होती है, या फैक्ट्री में किसी भी टाइप की कोई मशीनें चल रही होती है, कोयले से, पेट्रोल से, डीजल से। तो उन मशीनों के चलने के बाद एक चिमनी के थ्रू वहाँ से धुआं निकलता है, काला धुआं, या अगर वो धुआं काला भी नहीं है तो उस धुएं में गैसेस होती हैं। वो धुआं या वहाँ से निकलने वाली जो हवा है वो साफ़ हवा में मिलकर उसको प्रदूषित कर देता है, और वो हवा उस लायक नहीं रह जाती कि हम खुलकर उसमें सांस ले सकें। कार्बन मोनोऑक्साइड और भी ऐसी कितनी सारी जहरीली गैसेस है जो हवा में मिल जाती है और हवा को प्रदूषित कर देती है। हवा का प्रदूषण जहरीली गैसों से तो होता ही होता है, साथ में हवा में कुछ डस्ट पार्टिकल्स मिल जाते हैं, कुछ ऐसे महीन कण मिल जाते हैं जो कि सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाके जम जाते हैं और हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो उद्योग वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। शायद ही कोई ऐसा उद्योग हो जो वायु प्रदूषण ना फैलाता हो। नेक्स्ट हमारा आता है जल प्रदूषण। अब भाई जल प्रदूषण कैसे फैलता है? देखो, लगभग सारे उद्योग जल का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उसके बाद उस जल को वो बहा देते हैं। और हम सबको पता है कि हमारे घर से निकलने वाली नाली एक बड़े नाले में जाती है, वो बड़ा नाला और बड़े नाले में मिल जाता है, और अंत में वो सबसे बड़ा नाला पास की किसी नदी में छोड़ दिया जाता है। उसी नदी में छोड़ दिया जाता है जिससे हमने पीने वाले जल को लेने का इंतज़ाम किया हुआ है। जल प्रदूषण होता है। कानपुर में अगर तुम जाओगे तो वहाँ पर चमड़े को रंगने की फैक्ट्री लगी हुई है बहुत सारी। जानवरों की खाल को उतारा जाता है और उसके बाद उसको साफ़ करके अलग अलग कलर्स में रंग दिया जाता है, और उससे चमड़े के जूते बनते हैं, चमड़े के बैग बनते हैं, पता नहीं कितने सारे आइटम बनते हैं। अब जानवरों के चमड़े को रंगने के बाद वो जो पेंट निकलता है, रंग जो निकलता है, या जानवरों के चमड़े से भी जो वेस्टेज निकलती है, वो सारी वो लोग गंगा नदी में बहा देते हैं। अब सोचो, जब इतने सारे हजार्डस केमिकल्स, पॉइजनस केमिकल्स नदी के पानी में जाएंगे तो क्या हालत होगी? एक ही चीज़ होगी, जल प्रदूषण। और जल ऐसा हो जाएगा कि पीने लायक रहे ही ना। देखो, जब कोई चीज़ दूषित हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, उसकी उपयोगिता, यूटिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ भूमि प्रदूषण। अब भाई भूमि प्रदूषण का क्या मतलब है? यानी भूमि की गुणवत्ता का खराब हो जाना। एक खेत है, वहाँ पर किसान फसल उगाता है, बड़ी खुशी से वो उसमें खाद डालता है, गोबर की डालता है, या फिर कोई केमिकल उसमें फर्टिलाइज़र डालता है, फसल उगाता है। उसे पता चलता है उसके खेत के पास ही आधा किलोमीटर दूर कोई सीमेंट बनाने का कारखाना लग गया है, जहाँ पे तुम्हारा चूना पत्थर, सिलिका और 5-6 चीज़ें और मिला के सीमेंट बनाई जाती है। अब सीमेंट बनाने का जो कारखाना है, वहाँ से सीमेंट के महीन कण, महीन दाने हवा में उड़ते रहते, पूरे वायुमंडल में घूमते रहते हैं, और आसपास के सभी खेतों में धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं। अब सोचो कि क्या सीमेंट में कोई पौधा उग सकता है? बिल्कुल भी नहीं। कभी कोशिश करो। और सीमेंट बल्कि एक लेयरिंग बना देता है ज़मीन के ऊपर, जिससे कि ज़मीन की उपजाऊ मिट्टी का हवा के साथ कनेक्शन कट हो जाता है। तो भूमि प्रदूषण यानी भूमि की क्वालिटी का, गुणवत्ता का खराब हो जाना। सीमेंट उद्योग मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया। इसके अलावा फैक्ट्रियों से जो पॉइजनस कचरा निकलता है, अगर उस कचरे को मिट्टी में मिला दिया जाए, या फिर कोई ऐसा लिक्विड फैक्ट्री से निकल रहा है जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल मिले हुए हैं, उस लिक्विड पानी को किसी खेत में, ज़मीन पे डाल दिया जाए, भूमि दूषित हो जाएगी, उसकी उपयोगिता ख़त्म हो जाएगी, वहाँ फसलें उगी ही नहीं पाएंगी। भूमि प्रदूषण भूमि की क्वालिटी को बिल्कुल ख़राब कर देता है और वो हमारे उपयोग लायक रहती ही नहीं है। अगला हमारे पास आ रहा है ध्वनि प्रदूषण। अब ये देखो, ध्वनि प्रदूषण, दिल्ली शहर जैसे शहर में रहने वाले लोग ध्वनि प्रदूषण क्या होता है बहुत अच्छे से जानते हैं। हमेशा चारों तरफ से हमें शोर आता रहता है, कभी गाड़ियों का, कभी
आसपास से गुजरने वाले फेरी वालों का, कभी म्यूज़िक का, कभी किसी कार में बहुत तेज़ चलते म्यूज़िक का। अब उद्योगों की अगर हम बात करें तो उद्योगों से जो निकलने वाला शोर है उसकी सीमा इतनी ज़्यादा होती है कि एक मानव जितनी रेंज को सुन सकता है, साइंस में तुमने डेफिनेटली सुना होगा कि कितने डेसिबल से लेके कितने डेसिबल तक एक ह्यूमन के लिए साउंड की क्वालिटी ठीक रहती है। और इन उद्योगों से जो शोर निकलता है वो शोर इतना ज़्यादा होता है कि इंसान के मन को और मस्तिष्क को ख़राब कर देता है, शरीर को तो करता ही करता है। हर फैक्ट्री में, फैक्ट्री के नाम से हमें क्या याद आता है? वो शोर शराबा, मशीनों के चलने की आवाज़। और मशीनों से निकलने वाला शोर इतना भयंकर होता है कि इंसान के शरीर के ऊपर बहुत बुरा असर डालता है, इंसान के कान के पर्दे पर बुरा असर डालता है, उसकी सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ पर्यावरण को भी प्रभावित करता है, प्रदूषित करता है। बहुत सारे जानवर जो हमारे पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा हैं, उसके शोर और फ्रीक्वेंसी की वजह से मर जाते हैं या वहाँ से दूर चले जाते हैं। इसके अलावा मनुष्य के मन पर ध्वनि प्रदूषण बहुत बुरा प्रभाव डालता है। एंजाइटी, खीज, तनाव, टेंशन, ये सारी बीमारियां हमें होने लगती है अगर हम बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाले माहौल में लगातार रहते हैं तो। मेनली 4 प्रकार का प्रदूषण हमने देखा कि यहाँ हमें बताया गया है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अब नेक्स्ट हमें इस चैप्टर में दिया गया है, इस वर्कशीट में, कि बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरणीय समस्याएं इन्हीं प्रदूषणों की देन है। भाई प्रदूषण तो प्रदूषण है, उसके अच्छे प्रभाव तो हो ही नहीं सकते, बल्कि प्रदूषण, अगर ये 3-4 टाइप का प्रदूषण एक साथ कहीं पर मिल जाए तो उसके प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं और उसका बुरा असर ही होता है। अब जब बुरा असर होता है तो हम केवल असर को तो सोच कर या असर का डिस्कशन करके तो रुक नहीं सकते ना। एक मनुष्य होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम समस्या को ठीक से एनालाइज करें, उसको समझें और फिर ये सोचें कि इसका उपाय क्या हो सकता है, हम कैसे इसे दूर कर सकते हैं। तो ये पूरी दुनिया, सरकार और हमारा आने वाला भविष्य हमसे उम्मीद करता है कि हम कोई ऐसा उपाय करें जिससे वायु प्रदूषण भी ना हो, जल प्रदूषण भी ना हो, भूमि प्रदूषण भी ना हो, ध्वनि प्रदूषण भी ना हो। बट एक शर्त है कि उद्योग चलते रहें। अगर हम उद्योगों को बंद कर देंगे लॉकडाउन में जैसे हमने बंद किया, ये सारे प्रदूषण कम हो जाएंगे। ख़त्म भले ही बिल्कुल ना हो, और धीरे धीरे वातावरण अपने आप को, नेचर रेप्लेनिश कर लेती है और अपने आप को ठीक कर लेती है। कुछ लंबा समय लगेगा, पर्यावरण दोबारा वैसे ही हो जाएगा अगर हम ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें पर्यावरण से। लेकिन अगर हम पर्यावरण को बिल्कुल छोड़ देंगे, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कारखानों को बंद कर देंगे, तो मानव का विकास संभव नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं। तो हमें कुछ ऐसा उपाय करना होगा कि हमारा विकास भी होता रहे, हमें उत्पाद भी मिलते रहें, हमारा प्रोडक्शन भी चालू रहे और पर्यावरण को नुकसान भी ना हो। एक एग्ज़ाम्पल इसमें दिया हुआ है, तुम देखो कितनी भयावह स्थिति है कि किसी कारखाने से अगर 1 लीटर अपशिष्ट पदार्थ निकलता है तो उससे 8 लीटर साफ पानी गंदा बन जाता है। 1 लीटर कचरे वाले पानी का असर 8 गुना होता है। अगर हम 1 लीटर उस कचरे को किसी तरह से रोक पाएँ तो हम 8 लीटर साफ पानी बचा लेंगे। अब इसके कुछ उपायों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो उपाय हम ये कर सकते हैं, हम इससे चलेंगे वायु प्रदूषण से। सबसे वायु प्रदूषण को हम कैसे रोकें, जहाँ यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट था ये वायु प्रदूषण हमने देखा था ना, ये वायु प्रदूषण ये वाला, तो हम वायु प्रदूषण से ही चलेंगे कि वायु प्रदूषण को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। अब वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हम फैक्ट्रियों में पेट्रोल से, डीज़ल से, कोयले से जितनी मशीनें चलती हैं
उसकी बजाय हम मशीनों को बिजली से ज़्यादा चलाएं। पेट्रोल, डीजल, कोयला ये सब जब जलेगा तो उससे प्रदूषण होगा ही होगा। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि फैक्ट्रियों में जो चिमनियाँ होती हैं जिससे धुआं निकलता है, तुमने अक्सर देखा होगा, वो एक लंबी सी कुतुब मीनार जैसी चिमनी होती है, ऊपर से धुआं निकलता है। वो चिमनी ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची बनाएं। जितनी चिमनी ऊंची होगी धुआं उतना ही ऊपर का ऊपर निकल जाएगा, वायुमंडल में निचली वाली परतों में नहीं आएगा, ताकि हमें उसका सबसे कम नुकसान हो। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम टेक्नोलॉजी में भी बदलाव कर सकते हैं, ताकि मशीनें कम ईंधन में ज़्यादा चलें। अगला आता है हमारा भी जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? जल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे पहला उपाय तो ये हमारा बनता है कि हम फैक्ट्री में उसी जल को बार बार प्रयोग करें। सरकार ने कुछ नियम बनाए हुए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, हम लोग मान नहीं रहे हैं, इसलिए दिक्कत ज़्यादा है। किसी फैक्ट्री में एक दिन में अगर 5000 लीटर पानी का प्रयोग होता है, पूरा एक दिन में 5000 लीटर पानी कोई फैक्ट्री इस्तेमाल करती है, तो वो फैक्ट्री एक बार 5000 लीटर पानी अपने पास रख ले, पूरा दिन का प्रोडक्शन करे, फिर उस पानी को साफ़ करके दोबारा प्रयोग करे। हाँ, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट छोटा सा फैक्ट्री में लग सकता है, उसी पानी को दोबारा से साफ़ करके फैक्ट्री दोबारा यूज़ कर सकती है। अगर फैक्ट्री ये करती है कि 5000 लीटर साफ़ पानी लिया, उसको इस्तेमाल किया और उस 5000 लीटर पानी को नाले में छोड़ दिया, नदी में छोड़ दिया, अगले दिन फिर 5000 लीटर छोड़ दिया, फिर 5000 लीटर छोड़ दिया, 10 दिन में 50,000 लीटर पानी हो गया। अब वो 1 लीटर पानी 8 लीटर पानी को, साफ़ पानी को गंदा करता है, तो 50,000 लीटर पानी, गंदा पानी 10 दिन में कितने लाख लीटर पानी को गंदा करेगा, सोचो। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं कि उस पानी को, जो पानी एक कोई फैक्ट्री एक दिन में इस्तेमाल करती है, उसे हम बार बार उसी फैक्ट्री में प्रयोग करें, ट्रीट करके। हम उसी पानी को रिसाइकल करके दोबारा से उस फैक्ट्री में यूज़ करें। सेकेंडली, वर्षा का हमारा जितना भी पानी आता है, वर्षा से मिलने वाला पानी बहुत साफ़ होता है, बिल्कुल प्योर वाटर होता है। थोड़ी उसमें डस्ट और धुएं वाले पार्टिकल्स ज़रूर होते हैं, लेकिन वो भी फर्स्ट रेन के। जब रेन स्टार्ट होती है तो जो फर्स्ट रेन आ रही है 10-15 मिनट, वो पानी दूषित होता है। उसके बाद जो आने वाला पानी है बिल्कुल साफ़ होता है। वो साफ़ पानी किसी नाले में जाके मिलेगा तो साफ़ पानी दूषित बन जाएगा, और किसी ऐसी नदी में जाके मिलेगा जहाँ ऑलरेडी कचरे वाला पानी है, तो वो पानी भी दूषित हो जाएगा। तो इसलिए जो वर्षा से आने वाला पानी है उसे हमें इकट्ठा कर कर और अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे भेज देना चाहिए, क्योंकि ज़मीन के नीचे जो पानी चला जाता है वो सपोज़ करो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे हमारी तिजोरी में रखा हुआ खजाना, हम जब चाहे उसे निकाल के प्रयोग कर सकते हैं। ज़मीन के नीचे चट्टानों की परतों के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वर्षा से मिलने वाले पानी को हमें भूमिगत जल के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए। अगला, भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे को हम नदी में ना छोड़ें, फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे को हम भूमि में ना फेंकें, और उसको हम सॉर्ट करके, अलग अलग बैग्स में सॉर्ट करके उसका प्रॉपर डिस्पोजल करें। जल प्रदूषण में एक पॉइंट रह गया था, तो मैं बता देता हूँ कि अगर हमें कुछ पानी, कुछ कचरे वाला पानी फैक्ट्री से बाहर छोड़ना भी पड़े नदी में या नाले में, तो हम उस पानी को न्यूट्रलाइज करके छोड़ें। पानी को ट्रीट करें, न्यूट्रलाइज करें। साइंस में तुम सब लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा है कि अगर वो पानी एसिडिक है तो हम उसमें कुछ एल्कलाइन या बेस वगैरह कुछ मिला के उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो पानी को अगर हम न्यूट्रलाइज करके किसी नदी या नाले में छोड़ेंगे तो उससे बहुत कम प्रदूषण होगा। अगला हमारा आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें मशीनों की नई से नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। देखो, हर फील्ड में, हर फैक्ट्री के लिए नई से नई मशीनें आती रहती हैं। पुरानी मशीनें
ज़्यादा बिजली खाती हैं, ज़्यादा फ्यूल खाती हैं, प्रोडक्शन कम करती हैं, शोर ज़्यादा करती हैं, जबकि नए आने वाली मशीनें हमेशा शोर को कम करती हैं। हमारी जितनी मशीनें लगी हुई हैं फैक्ट्री में, हम उन सबको प्रॉपर सर्विस करते रहें, उनकी ऑयलिंग ग्रीसिंग करते रहें ताकि मशीनें कम शोर करें। तुमने कभी दरवाजे में देखा है, दरवाजे को खोलते बंद करते हैं तो उसी में से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, और अगर हम उसमें एक बूंद तेल डाल दें तो आवाज़ आनी बंद हो जाती है और दरवाज़ा भी स्मूथली चलता है। तो अगर हम मशीनों की ऑयलिंग ग्रीसिंग सही टाइम पर करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो उससे बहुत कम शोर आएगा। नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि मशीनों में कुछ इस तरह के मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि हम उनको साइलेंट कर सकें, उनमें साइलेंसर लगा सकें। पहले तुमने देखा होगा कि जो जनरेटर हैं शादी में वो बड़ा शोर करते थे, फटफट फटफट की आवाज़ें बहुत करते थे। और आजकल कभी तुम बाहर जाओ और बाहर मत जाओ, अपने 3 नंबर कमरे में चले जाओ आईसीटी लैब में, वहाँ एक जनरेटर रखा हुआ है, चारों तरफ से बंद है, साइलेंट जनरेटर है। यानी अंदर तो उसमें जनरेटर चलता है, बट उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसमें बहुत कम शोर निकलता है। तो हम इन सब उपायों का प्रयोग कर कर प्रदूषण के हर रूप को कम कर सकते हैं। और जब प्रदूषण कम होगा तो हमारा पर्यावरण स्वस्थ होगा, और स्वस्थ पर्यावरण का सीधा सीधा लाभ किसे होगा? हमें होगा। अगर हम अपने पर्यावरण को साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, तो हम ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, हमारा जीवन लंबे समय तक चलेगा। और हमारे जितने अंग हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, फेफड़े, ये सब बहुत अच्छे से कार्य करेंगे। क्योंकि ये सब खराब कब होते हैं? जब हम प्रदूषित वायु अंदर लेते हैं, प्रदूषित जल पी लेते हैं, प्रदूषित भूमि में उगने वाले फलों को खा लेते हैं, प्रदूषित भूमि में उगने वाली सब्जियों को खा लेते हैं, और खूब सारी आवाज़ों को, ध्वनियों को सुनते हैं, तो हमारे मन में एंजाइटी पैदा होती है। तो अगर हम अपने आसपास से प्रदूषण कम करेंगे, हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा, हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, और हमारा धन भी बचेगा। तो हमें जब औद्योगिकरण करना है, औद्योगिकरण बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के विकास के लिए, रीढ़ की हड्डी होता है औद्योगिकरण। हमें इस तरह से औद्योगिकरण करना है कि औद्योगिकरण भी हो जाए, देश का विकास भी हो जाए, और हमारा पर्यावरण भी बचा रहे। हमें करने के लिए 4 प्रश्न दिए गए हैं, और पहला प्रश्न है, उद्योग पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? अब देखो, वर्कशीट इतने सुंदर तरीके से बनाई गई है कि 4 के 4 पॉइंट तुम्हें ऊपर बड़े अच्छे से दिए गए हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। उद्योग पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? तुम जब इसका आंसर लिखोगे तो ये 4 एस्पेक्ट तुमने लेके चलने हैं, और ये चारों एस्पेक्ट किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दिया कि उद्योग वायु प्रदूषण कैसे करते हैं, उद्योग जल प्रदूषण कैसे करते हैं, उद्योग भूमि प्रदूषण कैसे करते हैं, ध्वनि प्रदूषण कैसे करते हैं। इन चारों के आंसर को तुम बहुत अच्छे से लिखो, और लिखने के बाद वर्कशीट मुझे सेंड करना, मैं चेक कर कर कोई करेक्शन होगी तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है, प्रदूषण से उत्पन्न कुछ समस्याओं के बारे में बताइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन हो गया अब हमारा कस्टमाइज्ड क्वेश्चन। प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली कई सारी समस्याएं तो मैंने तुम्हें बता दी हैं, ठीक, तुम उन समस्याओं को भी ले सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर वर्कशीट बनाने वाले हमसे ये चाहते हैं कि हम उन समस्याओं को भी बताएं जिन्हें हमने डायरेक्ट अपने आसपास देखा है। तो मैंने जो समस्याएं तुम्हें गिनाई हैं वो समस्याएं तुम लिखो, लेकिन तुमने खुद जिन समस्याओं को देखा है उनको ज़रूर लिखना है। और अगर कोई ऐसी समस्या तुमने नहीं देखी तो अब देखना शुरू करो। भले ही थोड़ा समय लगा लो, 1 घंटा 2 घंटा लगा लो, अपने आसपास नज़र दौड़ाओ, अपने मन को दौड़ाओ कि हमने प्रदूषण से होने वाली कौन सी समस्या अपने आसपास देखी है, और वो समस्या लिखो। जेन्युइन समस्या लिखो, कोई बनावट करके या बना के लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम बना के लिखोगे तो वो नकली लगेगी। सोच के देखो, अपने आसपास जो तुमने समस्या देखी हो
कोई शर्माने की घबराने की ज़रूरत नहीं, उसी समस्या को लिख देना। तीसरा प्रश्न आता है भाई कि पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण निम्नीकरण मतलब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब, निम्नीकरण का मतलब होता है क्वालिटी का खराब हो जाना। अभी हमने बात की कि वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से और भूमि प्रदूषण से और ध्वनि प्रदूषण से, इन सब से होता क्या है, इन सब से पर्यावरण की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। अब इस ख़राब क्वालिटी को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर वही सारी बातें आएंगी जो हमने डिस्कस की थी कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जल प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इनको रोकने के लिए जो मैंने उपाय बताए हैं वो सब इसका पार्ट है। और इसके अलावा तुम बच्चे, 10वीं क्लास का एक बच्चा जो अपने पर्यावरण को बहुत अच्छे से जानता है, उद्योग की आवश्यकता को भी जानता है और अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश भी करता है, तो वो क्या क्या कोशिश कर सकता है, इसमें एक कोशिश का मैं तुम्हें हिंट ज़रूर देना चाहूँगा। जब भी हमारे ऊपर कोई बात आती है कि हम किसी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जागरूकता। हमेशा ना लोग कई बार गलतियां कर रहे होते हैं और वो गलतियां उनकी परपेचुअल गलतियां होती है, रिपीट करते रहते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है लोगों में जागरूकता की कमी। हम किसी से मिले और उसकी गलती की पकड़ कर हम उसको नीचा दिखाने लगे, वो एक रास्ता हमें नहीं अपनाना चाहिए। कई बार कोई व्यक्ति गलती कर रहा हो, हम केवल उसको बता दें, जागरूक कर दें, तो वो खुद ब खुद गलतियां सुधारने लग जाता है। हमें केवल उसको सचेत करने की ज़रूरत होती है कि देखो आप ऐसा कर रहे हो और इससे तो बहुत नुकसान हो रहा है, और कई बार बहुत अच्छा असर होता है उसका। तो हमेशा से जब भी तुम्हें कोई भी प्रश्न आता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम जागरूकता फैला सकते हैं, और जागरूकता बहुत सारे तरीक़ों से फैलाई जा सकती है। अब तुम्हारे पास 3 एस्पेक्ट हो गए, वो उपाय जो मैंने तुम्हें पहले बताए हैं। एक उपाय जागरूकता वाला, अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस, और तुम खुद भी सोचोगे कि कौन से उपाय और किए जा सकते हैं, तो इसके आंसर में तुम्हें उपाय लिखने हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचने से रोकने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो। 4th प्रश्न हमारे पास है कि आप अपने माता पिता के साथ बाजार से घरेलू प्रयोग के उपकरण खरीदने गए। आप उन उपकरणों को खरीदने में कौन सी बातों का ध्यान रखने को कहेंगे। हाँ भाई, पापा कहते हैं कि गर्मी बहुत हो रही है, चलो इस बार एक एयर कंडीशनर ले आते हैं, या फिर बाहर की बनी आइसक्रीम नहीं खानी, घर में ही आइसक्रीम बनानी है, लॉकडाउन है, कोरोना का खतरा है, तो घर में आइसक्रीम बना के खाया करेंगे। फ्रिज ले आते हैं, हम एसी ले आते हैं, हम फ्रिज ले आते हैं, हम फ़ैन ले आते हैं, एक नई ट्यूबलाइट ले आते हैं, या कोई भी और उपकरण हम ले आते हैं, वॉशिंग मशीन ले आते हैं। तो आप अपने मदर फादर को किन बातों का ध्यान रखने को कहेंगे कि उस वॉशिंग मशीन में, उस फ्रिज में ऐसी कौन सी खूबियाँ हों, ऐसे कौन से फीचर्स हों जो कि पर्यावरण को बचा सकें। पर्यावरण, हम चीज़ का प्रयोग करेंगे, हम एसी का प्रयोग करेंगे। अब एसी जितनी ठंडक आगे फेंकता है, उससे बहुत ज़्यादा गर्मी पीछे फेंकता है। कभी देखो, तुमने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। तो हम कैसा एसी लाएं जिससे कि हम ठंडक के मज़े भी ले लें और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुँचे। हम ऐसा कैसा फ्रिज लाएं जो हमारे घर में कुल्फ़ी आइसक्रीम जमा दे, ठंडा पानी हमें दे दे, लेकिन पर्यावरण को कम नुकसान पहुँचाए। अब इसमें एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली है, सभी एसी एक जैसे नहीं होते। कुछ पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, कुछ कम नुकसान पहुँचाते हैं। सभी फ्रिज भी एक जैसे नहीं होते, सभी कूलर, सभी पंखे, सभी टेलीविज़न एक जैसे नहीं होते। एक बात को सोच के रखना अपने माइंड में। उनकी पिक्चर क्वालिटी भले एक जैसी हो, कूलिंग एक जैसी हो, परफॉर्मेंस एक जैसी हो, लेकिन कुछ उपकरण पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। और हमारी सरकार ने एक बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है
ये पता करने के लिए कि पर्यावरण को नुकसान कम कौन सी चीज़ें पहुंचाती हैं और ज़्यादा कौन सी चीज़ें पहुंचाती हैं। सोच के बताओ क्या है वो। एग्जैक्टली, स्टार सिस्टम। स्टार सिस्टम पता है ना तुम्हें कि 1 से लेके 5 तक स्टार होते हैं, जिसकी रेटिंग 5 स्टार होती है। BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये स्टार रेटिंग देता है जिस उपकरण पर, जिस अप्लायंस पर 5 स्टार बने होते हैं, यानी वो सबसे कम बिजली खाता है। और सबसे कम बिजली खाने का मतलब है वो पर्यावरण को सबसे कम नुकसान पहुंचाता है। तो तुम अपने माता पिता को ये कह सकते हो कि जो भी बिजली का उपकरण आप घर में लाएं वो कम से कम 5 स्टार रेटिंग वाला होना चाहिए। 5 स्टार रेटिंग से कम का आपने उपकरण लेना ही नहीं। अब आप कहोगे सर रेटिंग तो 5 स्टार ही होती है, उससे ऊपर होती नहीं। तो हाँ, हम अपनी सुविधाओं के साथ कंप्रोमाइज़ कर लें। थोड़े महंगे ज़रूर आते हैं 5 स्टार वाली चीज़ें, 1000-2000 का फ़र्क होता है। अगर हम बड़ी चीज़ों की बात करें, AC की बात करेंगे तो उसमें 1000-2000-3000 रुपये ज़्यादा लगते हैं। पंखे की बात करेंगे तो आपका 100 रुपये, 150 रुपये या 300 रुपये ज़्यादा होंगे मैक्सिमम। इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता, लेकिन वो हमारी बिजली बहुत बचाता है और बिजली बचाने के साथ साथ हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाता है। तो हम सब लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ ये समझना है कि पर्यावरण है तो हम हैं, और पर्यावरण नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं हैं। हम पर्यावरण के बिना नहीं जी सकते हैं। पर्यावरण हमारे बिना रह लेगा और बहुत अच्छे से रह लेगा, क्योंकि पर्यावरण से छेड़छाड़ करने वाले हम ही लोग हैं। तो यहाँ पर हमने उद्योगों की आवश्यकताओं को समझना है और साथ के साथ पर्यावरण को बचाने के उपाय भी सोचने हैं। यानी हम विकास करें, इस तरह से करें कि हमारा विकास भी हो जाए और पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे। मुझे उम्मीद है सब बच्चों को ये वर्कशीट्स की डिटेल समझ में आ गई होगी। वर्कशीट नंबर 27 है। जल्दी से इस वर्कशीट को हमने करना है और करने के बाद मुझे आप लोग सेंड कर दोगे। इसमें जो भी करेक्शन होगी, मुझे उम्मीद है कि करेक्शन मुझे कम करने की ज़रूरत पड़ेगी, सबकी वर्कशीट बिल्कुल अच्छे से होगी। तो जल्दी करके मुझे आप इस वर्कशीट को सेंड कर दें। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।